सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम लोग शॉर्ट और टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से हम लोग आगे किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि 5 ऑफ मई में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में 5 से लेकर 6% तक का ड्रॉप देखा गया, जिसकी वजह से हमने निफ्टी 50 में भी लगभग 1% की गिरावट देखी। और उसका रीजन ये है कि एचडीएफसी बैंक अकेला निफ्टी 50 में 9.32% का वेटेज रखता है। अब आई एम वेरी श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को ये ऑलरेडी पता चल गया होगा कि इनके 5 से 6% की फॉल के पीछे का रीजन क्या था। जहां पर एमएससीआई इंडेक्स ने, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड की 26 कंट्रीज की टॉप कंपनीज को डिनोट करता है, उसने ये अनाउंसमेंट किया कि जहां पर एचडीएफसी की ट्विन एंटिटी यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, जिनका पहले वेटेज एमएससीआई में 6.74% होने वाला था, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों ही शेयर्स में इन टोटल $3 बिलियन की नेट इन्फ्लोज आएंगे। अब उन्होंने इस वेटेज को कम करके 6.5% कर दिया है, जिस वजह से इन्फ्लोज तो दूर, अब इन दोनों शेयर्स में मिला के टोटल $200 मिलियन के आउटफ्लोज देखने को मिल सकते हैं। और इस न्यूज के बाद एचडीएफसी के दोनों ही शेयर्स में यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला, जिससे मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक का माहौल हो गया। बट एमएससीआई की इस न्यूज के अलावा शायद आपको ये ना पता हो कि इंडिया के काफी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी आगे चल के एचडीएफसी बैंक में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको कम कर सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स कोई भी एक म्यूचुअल फंड एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में 10% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता। और जैसा कि ये पता था अभी तक कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी अलग अलग हुआ करते थे, तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स थी इन दोनों स्टॉक्स में वो भी अलग हुआ करती थी। अब आगे जाके क्योंकि दोनों स्टॉक्स मर्ज होने वाले हैं, तो उनकी जो कंबाइंड होल्डिंग है वो 10% से ऊपर निकल जाएगी। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स को अपनी होल्डिंग को इन स्टॉक्स में सेल करना पड़ेगा और आगे चल के इस वजह से हमें एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में और भी फॉल देखने को मिल सकता है। बट क्या प्रॉब्लम केवल ये 5 से 6% का फॉल था? नहीं, अगर आप एचडीएफसी बैंक के लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई अक्टूबर 2021 में लगाया था, और उसके बाद से अभी तक कंपनी के अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स को देखोगे तो वो अभी भी नेगेटिव है। अब अगर हम इन रिटर्न्स के नेगेटिव होने के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करें तो उसके लिए मैं आपको कंपनी के रीसेंट नंबर्स पे लेके चलता हूँ। तो रिसेंटली जब कंपनी के मार्च के क्वार्टर्स के नंबर्स आए तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो केवल 5 से 6% था, जो कि काफी लंबे टाइम में कंपनी का लोएस्ट ग्रोथ था। इसके अलावा अगर आप कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम को देखोगे तो वो केवल 2600 करोड़ से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, और केवल 12,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर नजर डालोगे तो इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और इनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो ओवरऑल 3,000 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं, जो कि काफी बड़ा जंप है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। एंड बिकॉज इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे वो केवल 2600 करोड़ से ही इंक्रीज हुई थी, पर दूसरी तरफ इनकी जो एक्सपेंसेस है वो 3,000 करोड़ से भी ज्यादा से इंक्रीज हुए। इसी वजह से जो इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है उसमें हमने क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखा है। और कहीं ना कहीं ये जो इनकी नेगेटिव ग्रोथ है ये हमें लॉन्ग टर्म में सिग्नल देती है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डेंट लगना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एचडीएफसी बैंक, जिसे कि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का किंग बोला जाता है और जिसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 20% सीएजीआर के रिटर्न्स दिए हैं, उनके बिजनेस में ऐसा क्या नेगेटिवली प्ले आउट हो रहा है जिस वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 से 1.5 सालों में काफी ज्यादा खराब रही है इनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में, लाइक आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। तो इसके लिए मैं आपको बिजनेस के दूसरे साइड पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप इनके नंबर से वापस आओ तो अगर आप इनके एनपीएस के नंबर्स को देखोगे तो एनपीएस लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कम हो रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि मैनेजमेंट अपना वर्क काफी अच्छे से कर रहा है। तो प्रॉब्लम मेन निकल के आती है इनके बढ़ते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से। एंड कंपनी के इस बढ़ते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पीछे के दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट। तो राइट अगर आप इंडिया में इंटरेस्ट रेट को देखोगे तो वो अराउंड 6.5% के, और देखने वाली बात यह है कि ये इंटरेस्ट रेट पिछले 1 साल में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। अब जब भी किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफी कम टाइम में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो वहां पर जो चीजें हैं लाइक लोन, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, उन सब में भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब ऐसे केसेस में ऐसे कस्टमर्स जिनको उस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट एकदम अर्जेंट नहीं होती है, वो लोग अपनी चीजों के लेने के प्लान को डिले कर देते हैं, और जिसका इंपैक्ट ये होता है कि जो बैंक्स के पास इन लोन की ग्रोथ का रेट होता है वो स्लो हो जाता है। अब ये चीज एक और तरीके से बैकफायर ऐसे करती है कि जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स को उनके जो सेविंग्स अकाउंट और जो एफडीज हैं इन पे भी हायर इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने कस्टमर्स को। अब मान के चलिए मी एज अ कस्टमर आज बैंक के पास जाता है एक एफडी बनवाने, क्योंकि राइट नाउ 6.5% के अराउंड चल रहा है रेट। अब राइट नाउ अगर मैंने बैंक के पास 10 साल की एफडी बनवा ली एट द 6.5% इंटरेस्ट रेट, तो ऐसे में बैंक को फिक्स हो गया कि अगले 10 साल तक मुझे 6.5% का ही इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा, नो मैटर आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरते भी है कि नहीं। अब ऐसे में जितने लंबे टाइम ये हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चलेगा उतने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की लायबिलिटी बैंक के ऊपर आएगी, जिन्हें उन्हें लॉन्ग टर्म तक एक हायर रेट ऑफ रिटर्न देने पड़ेंगे, और ये काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करता है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब अगर अपने सेकंड रीजन पे आए तो वो है कंपनी का मैसिव एक्सपेंशन प्लान, जहां पर ये काफी ज्यादा केपेक्स कर रहे हैं अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन करने के लिए। अब जैसा कि आपको बता दूं, राइट नाउ इस फाइनेंशियल क्वार्टर में कंपनी ने 422 मिलियन खर्च किया ऑन देयर केपेक्स,
जो कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा की ग्रोथ है पिछले साल सितंबर क्वार्टर कंपैरिजन में। अब हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर है, इसमें जो एचडीएफसी के पास अपने आप में एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है ऑफ लोन एंड लाइफ इंश्योरेंस, और एचडीएफसी अपने आप में एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है। तो जब ये बहुत बड़ा कस्टमर बेस एचडीएफसी बैंक के पास आएगा, तो इनमें से काफ़ी सारे कस्टमर्स ये अपने एचडीएफसी बैंक के बिजनेस के लिए भी कन्वर्ट करेंगे, जिससे जो इनका कासा है यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये काफ़ी तेजी से ग्रो हो सकता है, जिसका डायरेक्टली फायदा लॉन्ग टर्म में कंपनी को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि मार्केट में जो डिफरेंट सेक्टर होते हैं, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये साइक्लिकल इन नेचर होते हैं। यानी कभी कुछ साल इन सेक्टर्स की अपसाइकिल चल रही होती है, जहां पर इन सेक्टर के सारे ही जो अच्छी कंपनीज है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। पर जब इन सारे सेक्टर्स की डाउन साइकिल यानी डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो इन सेक्टर्स की जो टॉप कंपनीज भी हैं वो भी अंडर परफॉर्म करती हैं। और मार्केट का यही सिक्लिकल नेचर रीजन बनता है कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में मार्केट में रिटर्न्स के मामले में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। बिकॉज जब भी किसी मार्केट में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो आपको मीडिया और रिपोर्ट्स इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं कि आपको उसी सेक्टर की टॉप कंपनीज जो कि सालों में अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, उनके फ्यूचर पे भी डाउट हो जाता है। अब ऐसे में उन सेक्टर से आप पैसा निकाल के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा रनअप दे चुके होते हैं, उनमें पैसा डालते हो ये सोच के कि वहां पर पैसा बढ़ जाएगा, और आपके ऐसा करने के बीच में ही उस इंडस्ट्री का ही फिर से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, और आप एक बहुत बड़ी रैली मिस कर देते हो उन स्टॉक्स में जिनमें आपको बैठे बैठे अच्छा खासा गेन हो सकता था। और इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस ऑफ इनएक्टिविटी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम कंपनी के फ्यूचर रिटर्न्स की बात करें, तो भले ही कंपनी ने पिछले कई सालों में 20% सीएजीआर के राउंड के रिटर्न्स दिए हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये रिटर्न्स कंपनी आगे तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, और आगे हमें कंपनी में 15% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि फिर भी इस लेवल की कंपनी के लिए काफी बड़े रिटर्न्स है। एंड इसके अलावा आरबीआई ने जो लेटेस्ट 2 अनाउंसमेंट की थी, जिसके चलते इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अनटैप मार्केट इंडिया में ओपन हो चुका है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मार्केट की करंट रैली को देखते हुए आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि यार ये रैली सस्टेन करेगी या नहीं, या अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे कौन से डीपली डिस्काउंटेड स्टॉक्स हैं जो इस टाइम पे आप कंसीडर कर सकते हो, तो उसके लिए आप अपने स्क्रीन पे दिए हुए सेकंड वीडियो को क्लिक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।